हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। गुड इवनिंग, नमस्कार। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया भाई, आई होप बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यस और नो। चश्मा उतार के पढ़ाने में मजा तो आता है। कोई नहीं। तो खैर, अब देखो भाई, काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में क्या करवाया था, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ठीक है। और ढेर सारी चेन रिएक्शन करवाई थी, जिससे मैं चाहता जिससे बहुत सारी नेम रिएक्शन याद आ गई, कन्वर्जन समझ में आ गए, ठीक है। पूरे वो मैप वाली रिएक्शन समझ में आ गई, सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, एकदम चल। आज कहानी क्या है जरा समझने की कोशिश करना। अब थोड़ा शांत हो जाके बैठ जाना, ठीक है भाई। थोड़ी देर के लिए मैं आपके कमेंट जो है वो बंद कर रहा हूं, ताकि आप लोग फोन से ज्यादा मेरी बात पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि मैं अब क्या समझाने वाला हूं, ठीक है। देखो, बेसिकली हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन है, उनकी हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ कहीं बाहर से नहीं पढ़ाऊंगा। बाहर से कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं बताने वाला कि उसके लिए आपको बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप अपनी आत्मा से, आप अपने दिल से मुझे ये बताना कि भाई एक्चुअल में जो इनकी रिएक्शन है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, सारी चीजें आपको पता लगेगी। देखो, होता क्या है कि अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअल में ये क्या चाहते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन के थोड़े दर्शन करा देता हूं। हमारे पास क्या है कि भाई ये जो आर है, सी डबल बॉन्ड आर है। अब भाई हो सकता है ये एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो। अगर मैंने कीटोन ऐसे बनाया, ठीक है, आर सी ओ एच, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब आप मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट सी बात है कि भाई इसके अंदर ना पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है। और आपको यह भी पता होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से आप ये समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर या जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, उसको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। ये सिर्फ दिखा रहा हूं भाई मैं, वो भी कैसे। एक आपके पास इफेक्ट होता था, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लास्ट ईयर मेरे बच्चों को मैंने बोला था कि बेटा जब आएगा ना तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है तुम्हारा किसी भी एसिडिक स्ट्रेंथ में, बेसिक स्ट्रेंथ में। आपको याद होगा, याद करो, मैंने बताया था परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट, जिसमें मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बहुत सारे बच्चों ने बोला भी था, सर आपने नहीं कराया नहीं कराया नहीं कराया। मैंने बोला था कि अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उस इफेक्ट का हम नाम ले लेते हैं कि एक्चुअल में वो क्या है। होता कुछ नहीं है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है या किसी भी मॉलिक्यूल में कोई इस तरह का बॉन्ड है, हम लोग क्या करते हैं कि जो रियल बॉन्ड है उसको हम तोड़ लेते हैं हाइपोथेटिकली। और किस बेसिस पे तोड़ते हैं, हम तोड़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। मान लो मुझे पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि आर सी ओ माइनस प्लस और आर ऐसे बना दिया। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अनुसार बात करूंगा, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये टेम्परेरी होता है और वैसे भी न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, किसी भी दूसरे रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो भाई आर सी ओ माइनस और प्लस एच। अब बात यह है कि भाई एक तरीके से देखा जाए ना, एक तरीके से देखा जाए, हर एक स्पीसीज का अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, हर एक स्पीसीज का अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, सिवाय एक छोड़कर। आप मुझे बता सकते हैं कि वो क्या चीज है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो दुख के मारे मारा पड़ा है, इलेक्ट्रॉन के पीछे तरसा पड़ा है कि भाई कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। दिख रहा है आपको एल्डिहाइड कीटोन में वो कौन हो सकता है, बोलिए भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलिए भाई। यस, आप कहोगे सर वो कार्बन है, वो कार्बन है। कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो हम क्या कहेंगे भाई,
नोट पॉइंट पहला समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, क्या है भाई? कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड कीटोन्स एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर है ये। बात सही है। अब भाई एक बात बताओ मुझे, सारी बात समझना। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये चाहता है कि कोई आए और मुझे दे दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन। अब दोनों के दोनों एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप कंपैरिजन करोगे, दोनों के दोनों एल्डिहाइड और ओए निकल रहे यहां से भी, देखो यहां पर कि भाई कार्बन, दोनों के दोनों कार्बन में, दोनों के दोनों जो भी जितने भी हमारे पास कार्बन है, हमें देखना है कि भाई एक न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पर अटैक करने के लिए, और वही न्यूक्लियोफाइल गया इस पर अटैक करने के लिए। अब ये कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। मान लो आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो अपने, है ना, कहीं जा रहे हो, मामा के जा रहे हो, यहां पे बुआ के यहां पे जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो भाई आप जाना वहां पसंद करोगे जहां पर आपका मन लगेगा, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आप वहीं पर जाना पसंद करोगे। और जहां पर आपको भाव नहीं दिया जाएगा वहां पर आप जाना पसंद नहीं करोगे। तो हुआ कुछ ऐसा कि न्यूक्लियोफाइल जो है जब इस वाले कार्बन पे जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल चाहता है कि भाई जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद किया जाएगा, जहां ज्यादा प्यार होगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा कमी होगी, जहां पर मैं आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा, ठीक है, वहां मुझे पसंद होगा, वो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा मानी जाएगी। अब दो चीजें हुई, एक तो हमें पता है कि अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में कंपैरिजन करेंगे तो इतना ग्रुप तो सेम आ गया, भाई इतना ग्रुप तो सेम है, अंतर क्या है? आर का और एच का। अब आर का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट यानी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये वाला आर थोड़ा सा कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। और जैसे ही कार्बन के पास या पॉजिटिव वाले कार्बन के पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कार्बन पॉजिटिव का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा, क्योंकि उसको अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। लेकिन इस वाले कार्बन की कोई हेल्प कर नहीं रहा, हाइड्रोजन का प्लस आई उतना ज्यादा है नहीं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक कहां पर करेगा? इस वाले कार्बन पे। यानी ये बात समझ में आ गई कि भाई जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे या वो ज्यादा अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल के, सॉरी एज कंपेयर टू कीटोन के। एक तो ये रीजन है। दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस। आप अगर देखोगे एल्डिहाइड पर स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा। यहां पर आर आर ग्रुप बड़ा साइज है तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने पर भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये रहा भाई कि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, जो रिएक्टिविटी है, वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन की, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, दूसरा नोट पॉइंट देखो, यहां पर दूसरा नोट पॉइंट देखेंगे आप लोग, क्या कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है, देन कीटोन्स। और ध्यान रखना है जो रिएक्टिविटी है ना बेटा, रिएक्टिविटी जो है वो प्लस आई इफेक्ट कह लो, या स्टेरिक हिंड्रेंस, या मैं इसको ऐसे कह लेता हूं, प्लस का कोई भी इफेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आपके पास कार्बन पे, रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। अब मुझे फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आप लोगों को कंपैरिजन करना समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई जो बोर्ड पे लिखी हुई है? यस और नो बोलिए भाई, फटाफट यस और नो का जवाब दीजिए। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम क्लियर है।
एकदम क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा भाई मैं, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। रिएक्टिविटी के बेसिस पर मुझे, मैंने क्या बोला था आपको, प्लस आई देखना है या इलेक्ट्रोस्टैटिक हिंड्रेंस देखना है, ठीक है। भाई ऐसे मत कहो प्लस आई, आप किसी एल्डिहाइड को ऐसे मान लो, कीटोन को ऐसे मान लो, ये सोचो कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो रिएक्टिव उतना ज्यादा होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। इतनी सी बात थी यार, ठीक है। अब जरा देखो एक बात, अगर मैंने कहा कि भाई, अगर मैंने कहा कि भाई मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रहा हूं, कर तो दिया बेटा, एक्सप्लेन दोबारा। अब देखो क्वेश्चन करके देखो, अब क्वेश्चन करके देखो। यहां पर पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है भाई, एंड कीटोन्स टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा है। यहां पर मैंने आप लोगों को पहला ऑप्शन में दे दिया बेटा HCHO, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दे दिया मैंने क्या भाई, CH3 CHO, एंड ऑप्शन नंबर सी में मैंने दे दिया बेटा बेंजीन रिंग, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये ऑप्शन है। आप अगर ध्यान से देखोगे ओवरऑल आप लोगों को ये बात पता होगी मेरे बच्चों कि भाई यहां पर C डबल बॉन्ड O सेम है, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं एसिटल्डिहाइड की बात करूंगा तो C डबल बॉन्ड O सेम है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ CH3 ग्रुप होगा। दूसरे में मुझे पता है कि C डबल बॉन्ड O सेम है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन जब बेंजीन रिंग यहां पर लगी होगी तो आपको एक बात पता होगी, शायद आप भूल गए होंगे, ठीक है, कि भाई जब कभी बेंजीन रिंग के की एटम मल्टीपल बॉन्डेड शो करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड रखते हैं, तो उस स्थान पर वो -M इफेक्ट लगाते हैं, और -M इफेक्ट अगर ये ग्रुप लगाएगा तो रिंग उस टाइम पर कौन सा इफेक्ट लगाएगी, +M लगाएगी। अब याद आ गया होगा आपको। तो भाई देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कहां पर सेम ज्यादा होगा, आप कहोगे सर ये दोनों हाइड्रोजन है, ये तो इसके पॉजिटिव चार्ज को इतना ज्यादा कम नहीं करेंगे, पर यहां पर ये अपना +I इफेक्ट लगाने कर जो भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा इस कार्बन पे, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेंगे। पर सर इसका पॉजिटिव चार्ज, पहले वाले का पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सर जब +M इफेक्ट से बेंजीन रिंग इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी तो हमें पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट या +M इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है। अब डोमिनेटिंग इफेक्ट हुआ तो सर वो पॉजिटिव चार्ज को सबसे जल्दी से कम कर देगा, और यदि उसने पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास करेक्ट ऑर्डर होगा भाई, जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा भाई, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, A, फिर B और फिर C। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस किस को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, बोलिए भाई किस किस को ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों। फटाफट बताइए भाई, किस किस को ये बात समझ में आ गई। बहुत बेहतरीन। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, अब दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझना है, इसको नोट कर लो भाई। अगर नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ू, नोटेड लिखे, अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ता हूं मैं। पीछे मैंने एक नोट पॉइंट लिखवा था ना, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, हाँ ये तो लिखवा दिया था, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब जरा देखो बेटा एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल इज।
ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये दिया है कीटोन। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर ऐसे। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH2 और CH3, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर बेंजीन रिंग भी है। अब आपको भाई करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सोच के बताओ आराम से, दिमाग लगाओ बेटा। आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच में आसान है। यार मैं ना पता नहीं पहले सोच रहा था कि मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं मैच तो देख नहीं रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि आज KL राहुल और विराट कोहली दोनों ही सेंचुरी मारेंगे। अब पता नहीं सच है या झूठ है, मेरी सोचना ठीक है कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखिए आपको पता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये बात तो हमें पता है। तो बी सबसे पहले आगे आएगा। फिर जब आप ए में, सी में और डी में कंपेयर करोगे तो देखो यहां पर भी प्लस आई लगेगा, इसका यहां पर भी प्लस आई लगेगा, यहां पर भी प्लस आई लगेगा, यहां पर भी प्लस आई लगेगा, यहां पर प्लस आई और यहां पर प्लस एम कह लो आप, या प्लस आर। तो इसका मतलब यार सब में प्लस आई है, लेकिन जो प्लस एम है ना, प्लस एम, वो हमारे पास सबसे ज्यादा लगेगा। यानी ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे जो लेस रिएक्टिव होगा वो डी होगा बेटा। अब इसके बाद जब आप कंपैरिजन करोगे ए में और सी में, तो CH3 सेम है। अगर दूसरे से कंपेयर करोगे तो एक CH3 है और एक CH2 है। ज्यादा प्लस आई किसका लगेगा बेटा, CH3 के। तो इसका मतलब ये होगा कि ये लेस रिएक्टिव होगा। तो BACD ये करेक्ट आंसर होगा भाई, BACD। हाँ 102 और 108 का कुल योग कितना बन रहा है, 210। मैं भी यही सोच रहा था बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और फिर जब 102 108 हो जाएंगे ना, तो फिर वो एक एक रन लेंगे, यानी एक 103 हो जाएंगे और 109 हो जाएंगे। एक एक रन का कंट्रीब्यूशन आएगा उनका, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, नहीं प्लस एच नहीं देखना है बेटा, यहां पर नहीं देखना है प्लस एच, यहां पर प्लस आई और प्लस एम, बस इतना ही देखना है। आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट और रॉन्ग। अब मेरी एक छोटी सी बात समझनी है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो किस प्रकार होती होगी और उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। देखिए भाई, अब हमारे पास क्या है, आपको मैं मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, उसकी भाई एक रिएक्शन बताना चाहता हूं, और ये रिएक्शन का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे आप लोगों ने एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी थी, एल्कीन की रिएक्शन पढ़ी थी। एल्कीन क्या होता था बेटा, एल्कीन होता था इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल, और एल्डिहाइड होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में होती थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करती थी और फिर किसी चीज को ऐड करके रिएक्शन प्रोसीड करती थी। भाई यहां पर देखो ध्यान से बेटा, फोकस प्लीज प्लीज, फोकस 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 फोकस, आराम से देखो क्या कहा मैंने। एल्कीन में और एल्डिहाइड कीटोन में देखो रिएक्शन का टाइप ऑलमोस्ट सेम है, बस अंतर यह है कि यहां पर पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। एल्कीन वाले चैप्टर में पहले इलेक्ट्रोफाइल आता था। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में पहले H+ आता था, फिर कार्बोकेटाइन बनता था, फिर वाटर अटैक करता था, है ना। वहां सारे काम इलेक्ट्रोफाइल पहले करता था। यहां पर सारे पहले काम न्यूक्लियोफाइल करेगा और कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी। कैसे, जरा देखो। मान लीजिएगा कि मेरे पास एक एल्डिहाइड है R। मैं रिएक्शन क्या करवा रहा हूं कि एक एल्डिहाइड है RCOH, ये एल्डिहाइड हो गया,
और मैंने एक स्पीसीज ली, कोई भी ऐसे ई पॉजिटिव और NU न्यूक्लियोफाइल, ये स्पीसीज है, और मैं चाहता हूं कि भाई क्या प्रोडक्ट बनेगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बना के भी दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी बात सुनना एक इंपॉर्टेंट सी, क्या है, अगर मैं मैकेनिज्म के थ्रू जाऊं, तो मेरी बात सुनना, नहीं तो मुक्का मारूंगा। देखो, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, तो ऑक्सीजन एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल होता है इस रिएक्शन में। अगर आप इसको ध्यान से ऐसे कंसिडर करोगे कि RCO माइनस पॉजिटिव H, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से ऐसे मान लो कि ऐसी अवस्था होगी इसकी, जब ये रिएक्शन करने पर आया होगा। आप मुझे बताओ, रिएक्शन को देखकर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कौन अटैक करने आएगा, किसके नाम पर पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ज्यादा परेशान बेटा। आई एम नॉट सैड, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आज आपको एक बात बोलने वाला था, जब मैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बोलने वाला था कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक ब्रेक होता है, ब्रेक कैसे आता है, सैटरडे हमारी क्लास होती है, सैटरडे में हमारी क्लास नहीं हो पाई, वो मैंने क्लास पहले ले ली थी। नहीं हो पाने का मतलब ये नहीं है कि क्लास ही नहीं हुई, वो मैंने पहले ले ली थी। तो भाई उसमें फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन चले गए। अब आदमी जो है ना, मतलब जिन बच्चों को प्यार करता है, जिन लोगों के बीच में रहना पसंद करता है, उनसे 3-4 दिन दूर होता है, तो फिर लगता है कि यार अभी आएगा, रिदम बनेगा। तो पहले 5-10 मिनट ऐसे बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, आपके दिमाग में जितने भी डाउट क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, फिर मुझे सुकून आना शुरू हो जाता है। और जब वो सुकून आता है तो फिर वो सबके लिए बेटर रहता है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इसीलिए अब मेरी बात सुनो, यहां पर RCOH और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन कैसे होगी, RCOH पर न्यूक्लियोफाइल मान लो अटैक करने आया, ऐसे। जैसे ही अटैक करेगा, कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे, तो हमारे पास RCO माइनस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और H ऐसे लगा हुआ था। अब भाई ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। आप मुझे एक बात बताइए, अब इस पर अटैक करने कौन आएगा, आप कहोगे सर इस पर अटैक करने आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा, तो आप देखोगे भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर है, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह सब रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये जब इस पर अटैक जुड़ जाएगा, तो हमारे पास RCO इलेक्ट्रोफाइल, और भाई यहां पर H, और यहां पर क्या हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये रिएक्शन होती है, ठीक है, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है भाई। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, सबसे पहले this reaction proceeds in 2 steps। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप में क्या होगा बेटा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और इस रिएक्शन का जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो ये स्टेप स्लो होता है और ये स्टेप फास्ट होता है। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपके पास जो स्लो वाला होता है ये वाला होगा। बाकी इसमें कोई ज्ञान वान वाली बात है नहीं, मतलब कहने का मतलब कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। आप लोगों ने ये रिएक्शन नोट कर लिया हो, इस पेज पर अगर आपने नोट कर लिया हो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडास, यस और नो? बोलो यस और नो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे भाइयों? बेटा तुम ना गलत जवाब दे रहे हो, उसने 116 रन नहीं बनाए होंगे, पक्की बात है कि उसने 116 के बाद एक छक्का मारा होगा, पक्की बात है, और 122 का योग आ रहा है, मतलब मुझे शक्ति मिल रही है ऐसी सुनने के लिए।
बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई इधर सबसे पहली रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। तो मैं यहां पर थोड़ी सी अंग्रेजी लिखूंगा, फिर काम बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद, ठीक है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद HCN गिव्स साइनोहाइड्रीन, गिव्स साइनोहाइड्रीन। अब जरा देखो बेटा रिएक्शन में क्या है। सबसे पहले पहली रिएक्शन आपके सामने ये आती हुई कि मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH ये है। अगर मैं इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाऊं तो भाई यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपका दिमाग जो है मैकेनिज्म के हिसाब से मान लो चलने लगा। आप कहोगे कि सर आपने हमें अभी थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म बताया था, ठीक है, और वो ये था कि भाई यहां पर H प्लस मान लो इसको कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं HC डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और आपको ये पता होगा इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है H प्लस और एक होता है साइनाइड, ठीक है। तो भाई अटैक करने के लिए कौन आएगा, साइनाइड आएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर HCO माइनस H, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, साइनाइड लग जाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या हो गया, दूसरे स्टेप में हमारे पास जाएगा कौन, H प्लस। अब H प्लस हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, वो कनेक्ट हो जाएगा बेटा इस पर, तो हमारे पास HCOH और भाई H और हमारे पास इधर साइनाइड, ठीक है। यह रिएक्शन एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है। मैं आपको बताऊं किस बेसिस पर रिएक्शन रिवर्सिबल है। इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इस वजह से ऐसा भी होता है कि भाई ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकती है। तो अब मैं आपको छोटी सी बात बताने वाला हूं भाई, इस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है और साइनाइड भी ग्रुप है, और जब हमारे पास एक कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और साइनाइड दोनों होते हैं तो उसको हम साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। साइनोहाइड्राइड लिख दिया क्या मैंने, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आया वो उसको यहां पर लिखो फटाफट, जल्दी से नोट करिए बेटा, यस और नो का जवाब। और इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी बेटा जी स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पर। जो भी हमारे पास साइनोहाइड्रीन होगी, मैं लिख देता हूं साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन की स्टेबिलिटी, यस अंग्रेजी में लिख देता हूं, द स्टेबिलिटी ऑफ साइनोहाइड्रीन is based on steric hindrance, steric hindrance, ठीक है भाई, ये नोट करो फटाफट। अब जरा देखो बेटा आगे, अगर आपने पहली रिएक्शन कर ली है तो मैं आपको बाकी की दो रिएक्शन और देने वाला हूं, और वो दो रिएक्शन क्या है जरा देखो भाई। दूसरी रिएक्शन मेरे पास ये है कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड OH, अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन आप HCN के साथ करते हो तो क्या बनेगा, ठीक है। मैंने देखो कहीं से रटवाया नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म इसका, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, मैं आपको बता दूं, बस आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। मैकेनिज्म इतना टफ नहीं है ना, इसलिए डायरेक्ट प्रोडक्ट। अच्छा बैक स्लाइड लो भाई, लो भाई, कर लो कर लो कर लो, बैक स्लाइड कर लो आप।
कर दिया भाई, बैक कर दिया, डन। अब देखो आगे प्रोडक्ट बनाओ भाई सेकंड रिएक्शन का। अब आपको बहुत सारी रिएक्शन अपने आप में समझ में आ जाएगी, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सच बता रहा हूं तुम्हारी कसम। कर दिया बेटा बैक स्लाइड। मैं तुमको पहले ही बता रहा था है, ठीक है। मान लो जो प्रोडक्ट आया होगा वो मैं कह रहा हूं कि भाई वो कुछ ऐसा आया होगा, CH3 COH और यहां पर H पहले से था, साइनाइड यहां पर लग गया, ठीक है, साइनाइड यहां पर लग गया, बिल्कुल सही बात है, ये भी बन गया। तीसरी रिएक्शन देखिए आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, यहां पर आप HCN के साथ रिएक्शन करिए और प्रोडक्ट बनाइए बेटा जी, क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनाइए बेटा, क्या बनेगा फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दो 256 नहीं, 356 गधे। हाँ मेरी शक्तियां कह रही हैं कि शायद 356 रन बने होंगे। अब देखो यहां पर जो आपने प्रोडक्ट बनाया होगा वो बना होगा CH3C, यहां पर गया होगा OH, यहां पर CH3 पहले से था, यहां पर हो गया हमारे पास साइनाइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं भाई, तीनों रिएक्शन में एक रिएक्शन के रेट को मैंने, मतलब जो पहले वाली रिएक्शन थी, ठीक है, जो मैंने यहां पर लिखा कि भाई क्या बनेगा, इसको आपने बनाया था HCOH, H और साइनाइड, ये भी साइनोहाइड्रीन है, ठीक है, ये भी साइनोहाइड्रीन है भाई, ठीक है, ये सारे साइनोहाइड्रीन है, ये भी साइनोहाइड्रीन है। साइनोहाइड्रीन का मतलब होता है एक कार्बन पे साइनाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप का लगना, ठीक है, इसको भी आपने साइनोहाइड्रीन ही कहा। अब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि भाई आपने उस रिएक्शन के रेट को मैंने क्या कह दिया भाई, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको कहा मैंने R1, ठीक है, इसको कहा मैंने R2 और इसको कहा मैंने R3। तो मुझे इन सभी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह लो या भाई रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताना है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, कहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि भाई R1 सबसे ज्यादा होगा, एक तो फॉर्मल्डिहाइड सबसे तेज रिएक्शन करते हैं और एक R3। अगर आप इन साइनोहाइड्रीन के बारे में भी देखोगे ना, तो साइनोहाइड्रीन में जहां पर प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है। जैसे मान लो भाई मुझे रिएक्शन करनी है, ठीक है, मतलब ये कहने की एक बात है कि मान लो मुझे शादी करनी है, ठीक है, अब शादी में किसी भी एक्स इंसान से करता हूं, मतलब लड़की से करता हूं, रिएक्शन करने के बाद अब मुझे देखो सपोज करो मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि भाई शादी करने के बाद मेरा जीवन सुखी रहे, है ना, जहां पर मुझे ज्यादा स्टेबिलिटी फील होगी मैं वहां पर शादी कर लूंगा, यही बात है कि नहीं। अगर मुझे भाई किसी से शादी करनी पड़ जाए और वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे, वो कहते कि नहीं नहीं हेलो कहां हो, हाँ घर आओ, मेरा परेशान, मेरा मन नहीं लग रहा, अब मैं कह रहा हूं थम जा भाई, बच्चों को नीट का पेपर है, थोड़ा थम जा, ठीक है, अब वो पढ़ाने नहीं देगी भाई, इसीलिए मैं चाहूंगा कि भाई सुनो कि भाई तुम जो है घर, मतलब ऐसा चाहूंगा जिसमें हिसाब किताब ठीक मेंटेन रहे, मैं पढ़ाता रहूं, ठीक है, जीवन चलता रहे, आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित रहूं। अब कोई सर दर्द खाने वाले आ गई भाई, फिर तो मेरे को हाँ हाँ ठीक है बच्चों, फिर नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों बस आज यहीं तक करते हैं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तो फिर मुझे भागना पड़ेगा फटाफट फटाफट, वो जिंदगी मेरा खराब कर देगी। तो भाई कहने का ये तात्पर्य ये रहा, मुझे सुकून कहां मिलेगा, मुझे सुकून वहां मिलेगा जहां पर मुझे आगे चलने पर स्टेबिलिटी मिलेगी। तो रिएक्शन का भी हालत कुछ ऐसा ही है कि जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा, जहां पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अर्थात यहां पर इस कार्बन पे 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन और OH और साइनाइड है, इस वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप आ गया, इस वाले कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप हो गए, तो इस कार्बन पे जब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ इन सारे साइनोहाइड्रीन्स की बात करूं, तो वो क्या होगी बेटा? वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला HCOH, H और साइनाइड, फिर उसके बाद CH3, COH, H और साइनाइड, और भाई और फिर उससे भी कम जो कीटोन का साइनोहाइड्रीन होगा ये और भी कम स्टेबल होगा। तो भाई कभी कभी क्वेश्चन अगर इनकी स्टेबिलिटी पर आ जाए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है बेटा। स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस एक ही बात है, साइनोनियम्स समझने की कोशिश करा करो तुम। अगर तुम ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो कल तुम उसके दिल की बात कैसे समझ पाओगे? बताओ। वो तो बिना मतलब समझ रहे हो ना, वो तो चाहती है कि मुझे समझो, और समझने के बाद जो तुम्हारे पास दिमाग है उसको खाने का काम भी वही करते हैं या करती है। तो तुम्हें तो देखो समझना पड़ेगा ना कि ये साइनोनियम्स होता है, हिंड्रेंस और क्राउडिंग एक ही बात होती है। खुद के पास होता नहीं, फिर कहती है हमें समझो, फिर हमें समझो, तो मतलब उसमें भी दिमाग हमारे खराब। अब देखो भाई आगे कहने की बात ये आ गई। एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना, ये पूरी केमिस्ट्री का नोट पॉइंट है, ठीक है। एक नोट पॉइंट और ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी साइनाइड है, कोई भी साइनाइड, कभी भी आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो का साइनाइड, और आप यदि उसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या कर दो बेटा जी? हाइड्रोलाइसिस कर दो, ऐसे लिखा हो, या भाई ऐसे लिखा हो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस लिखा हो, या इसके स्थान पर ऐसे H3O पॉजिटिव लिखा हो, या वाटर भी लिखा हो, ऐसे भी मान लो आप, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका H3O का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। आप क्या काम करोगे, जो साइनाइड है ना, इस R को सेम रखोगे, इस R को सेम रखोगे, जो साइनाइड है उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। नोट पॉइंट ध्यान रख लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके सिलेबस में आ सकता है, मतलब क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। A से B बना, B से हाइड्रोलाइसिस करा तो क्या हो गया? नहीं बेटा, हम ना किंग है अपने आप में, ठीक है। किंग मतलब अपने इच्छाओं पर, तो हमारा ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप बोल रहे हो गंदे शब्दों का प्रयोग। ये तो सिर्फ मात्र मनोरंजन के लिए था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। आप परेशान हो जाओगे इसके हाइड्रोलाइसिस में, परेशान हो जाओगे। बस याद रखो कि साइनाइड को इसमें कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जरा देखो यहां पर, देखो मेरी बात, रिएक्शन कैसे आएगी? मान ली कभी कभी आगे HCHO है, इसने HCN के साथ रिएक्शन करी, यहां पर कुछ बना होगा, प्रोडक्ट A बना होगा, फिर आपने यहां पर H3O प्लस डाल दिया, आपने B बनाया होगा, बस ऐसे रिएक्शन आगे चलती रहेगी, ठीक है। यस, और भाई फिर बात मतलब बी से आगे बढ़ा दो, तो अभी जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो फिर ढेर सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लो। तो ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लेना है। तो भाई अब तो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा। अब मुझे बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया? क्या आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया बेटा, यस और नो? ओके बेटा, अब आप दूसरे टाइप की रिएक्शन करोगे, ठीक है। अब आप दूसरे टाइप की रिएक्शन करोगे बेटा। हम तो बेटा पहली क्लास से, चाहे कहीं भी पढ़ाते हो जीवन में, पहली क्लास से जय हिंद जय भारत ही बोलते थे। अब देखो भाई अगली रिएक्शन मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन तुम्हें आती है। क्या रिएक्शन है जरा देखो भाई, रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketones, with Grignard reagent, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, देखो बेटा
आपके पास एक पहली रिएक्शन है, ये HC डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, चाहे इसको आप HCHO लिखो। मैंने यहां पर लिखा रिएक्शन CH3MgCl, या ऐसे कह लो, यहां पर लिखा होगा पहला स्टेप में CH3MgBr, ठीक है, इन ड्राई ईथर। और इसको मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा और कर देता हूं रिएक्टेंट, और फिर उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये रिएक्शन आप शायद पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है, इस रिएक्शन को आप पहले भी पढ़ चुके हो। और दूसरे स्टेप में आप वाटर डाल दोगे इसके अंदर। दूसरा देखिए भाई, दूसरी रिएक्शन क्या है, मैंने कहा कि भाई CH3C डबल बॉन्ड OH, और भाई यहां पर क्या लिखा पहले स्टेप में, मान लीजिएगा इस बार CH3CH2MgCl और ड्राई ईथर, ये हमारे पास करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको तो हम बदल सकते हैं। और दूसरे स्टेप में हमने क्या कर दिया, H2O। पहले दो रिएक्शन करो फिर आगे बढ़ेंगे भाई। वेरी गुड, आपको पता है सर, CH3MgBr में ना मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे हम लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ऐसे न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया करते थे। और ये रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहले पढ़ाई थी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ठीक है, जैसे ही इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा ये CH, यहां पर क्या लिखा होगा भाई, यहां पर लिखा होगा CH3, अब O माइनस था, उस माइनस पर चिपक जाएगा क्या भाई, MgBr प्लस वाला। फिर जब आप पानी डालोगे तो पानी क्या काम करता था, O माइनस के जगह पर जहां MgBr जो है, क्योंकि पानी को भी आप ऐसे कंसिडर करते थे H प्लस और OH माइनस के रूप में, ठीक है। तो आप जब इन दोनों के साथ एक्शन करोगे तो O के साथ O माइनस के साथ जाएगा H प्लस, और MgBr प्लस के साथ जाएगा OH माइनस। तो हमारे पास बनता था भाई क्या, HCH, नीचे CH3 ने अटैक करा, O के साथ चला गया H, और प्लस के ये क्या हो जाएगा भाई, MgBr, और OH जो आपने लगाया है ये कुछ और नहीं है बेटा, ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको अमृत भी कहते हैं, यस, इथेनॉल। अब यहां पर देखो सेम टू सेम, इसलिए मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि भाई जहां पर अटैक करेगा वहां पर अल्कोहल बनाना है। हम लोग ये बात जानते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये क्या काम करेगा बेटा, यहां पर अटैक करेगा। तो जरा देखो CH3 CO माइनस, H पहले से था तो मैंने H कर दिया यहां पर, और ये ग्रुप भी इधर जुड़ेगा, तो यहां पर CH2 और CH3। दूसरे स्टेप में जो H प्लस आया होगा, हाइड्रोजन जो लगा होगा वो यहां पर जुड़ गया होगा, तो हम यहां O को क्या कर देंगे भाई, OH, अरे भाई OH कर दिया हमने, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, MgCl था तो MgCl OH ऐसे कर दिया। और आपको इसको कहेंगे हम क्या भाई, ब्यूटेन 2-ओल, ब्यूटेन 2-ओल या ट्यूब्यूटेनॉल। करेक्ट आंसर है कि नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल मिला हमें, 2 डिग्री अल्कोहल मिला, यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल मिला। तो अब कितने भी आप एल्डिहाइड ले लो अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं, ठीक है, सभी एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो भाई आगे, ये दोनों रिएक्शन अगर आपकी हो गई हो, मैंने समझा भी दिया है वैसे तो, ठीक है, तो अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, नोटेड लिखिए बेटा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई और बहनों। ठीक है, अब देखो भाई अगली रिएक्शन क्या है, तीसरी रिएक्शन क्या है, आपको प्रोडक्ट बनाना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन हो गया। मैंने पहले स्टेप में क्या करा भाई,
पहले स्टेप में CH3 MgCl ड्राई ईथर लिया ऐसे, और दूसरे स्टेप में यहां पर मैंने पानी डाल दिया। प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा? फटाफट प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा बेटा। आप कहोगे सर CH3 MgCl में यहां पर हम लोन पेयर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसे मान लेंगे, ये यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, पानी वहां पर हाइड्रोजन दे देगा, H+ दे देगा। तो हमारे पास CH3 अटैक करने वाला भी CH3, ऊपर जो जाएगा OH, क्योंकि इसके साथ, तो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हो तो नाम लिख दो भाई, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। अब देखो भाई फोर्थ, ये रिएक्शन भी करो, आपको डर नहीं लगेगा रिएक्शन से, आप, मैं बता रहा हूं, देखते ही हो जाएंगी, देखते ही। ये हमारे पास है भाई CH3, ठीक है। आप लोगों ने क्या करा भाई, पहले स्टेप में CH3 MgBr ये ड्राई ईथर ले लिया यहां पर, और दूसरे स्टेप में आपने क्या कर दिया भाई, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया भाई। फटाफट बताइए अब क्या बनेगा, सोच के देखो फटाफट। एकदम क्लियर। 1 मिनट दो, पानी पीने दो भाई। यस, क्यूमी नहीं बनेगा। देखो आपको पता है ये स्पीसीज है नेगेटिव पॉजिटिव, ये अटैक करेगी यहां पर, ठीक है, ये अटैक करेगी यहां पर, तो CO और भाई OH यहां पर लग जाएगा। पहले से हमारे पास CH3 था, एक और CH3 लग गया, बिल्कुल ठीक बात। अब दूसरी रिएक्शन और करनी है भाई, आपको बेवकूफ बनाने का काम मैं हमेशा जारी रखूंगा। मान लीजिएगा कि भाई ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस बार C+OH यहां पर दिया गया है पहले स्टेप में, CH3 MgCl, और दूसरे स्टेप में हमने डाल दिया बेटा वाटर। इसका प्रोडक्ट बना सकता है कोई मुझे, क्या बनेगा बोलिए। करिए बेटा। देखो, यस, अरे वाह मेरे शेरों वाह, यही मेरे को सुनना था भाई। बहुत ध्यान से पढ़ रहा है बहुत सारे बच्चे, कि भाई आपको पता है कि ये RMGX रिएक्शन है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और मैंने बताया था कि गिरिग्नार्ड रिएजेंट पहले प्रेफरेंस करता है बेस की तरह बिहेव करना। यदि वो किसी मिक्सचर के अंदर ऐसा चला जाए जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन हो, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या कोई एसिड का हाइड्रोजन हो, वो मिल जाए, तो सबसे पहले वो एल्केन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, CH3 नेगेटिव, जब आप इसको अल्कोहल में ले रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये अल्कोहल के एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा CH3, तो यहां पर प्रोडक्ट जो होगा बेटा वो मीथेन गैस होगी। ये मीथेन गैस इसका प्रोडक्ट होगी, इसके साथ रिएक्शन होगी नहीं, इसके साथ रिएक्शन होगी नहीं, तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो मीथेन गैस बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लो 3-4 रिएक्शन दे देंगे
वो आपका बेवकूफ बनाएंगे इस तरीके से। आपको क्या लगता है, एल्डिहाइड की पता लग गया, आरएमजीएक्स पता लग गया, आप ओब्लिक पे ध्यान ही नहीं दोगे कि ड्राई ईथर है, एल्कोहल है या क्या है। ठीक है, ये तो मैंने फिर भी चलो फॉर्मूला लिख दिया, यहां पर वो एल्कोहल लिख सकते थे, यहां पर वो एल्कोहल लिख सकते थे भाइयों। तो अब मुझे बताइए, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ गई, यस और नो? क्या आप लोगों को ये रिएक्शन कंप्लीटली समझ में आ गई हर तरीके से? भाई और बहनों जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई? अब यहां पर एक नोट पॉइंट लिखने का समय आ गया है और दोबारा से आ गया है। ठीक है, दोबारा से आ गया है भाई, वो क्या है जरा देखो। वो नोट पॉइंट आप लोग पहले भी लिख चुके हो, एक बार फिर से। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड यानी HCHO गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है भाई, 2 डिग्री एल्कोहल आफ्टर द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यह बात आपको पता लग गई होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, फॉर्मल्डिहाइड जिसकी हमने छोड़ा है वो क्या देता है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल विद RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और भाई तीसरा पॉइंट है कि कीटोन्स गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या RMGX। अब मुझे बताइए भाई, तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए, यस और नो? तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए बेटा? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई? बहुत सही। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है बेटा। हाँ, डन। अब देखिए भाई, अगली रिएक्शन क्या है भाई, रिएक्शन, एक मिनट देना भाई। हाँ हाँ भाई, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद NaHSO3, इसको हम बोलते हैं बेटा सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, बाई लगता है हाइड्रोजन के लिए, आपको पता होगा, सोडियम बाइसल्फाइड। रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे आपने पढ़ी है, बिल्कुल वैसे ही सेम है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, और जो अंतर आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, लो भाई बैक स्लाइड कर दी फटाफट। भाई मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता देता हूं, तुम्हें जहां पढ़ना है, जैसे पढ़ना है वहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर डिस्टर्ब करना है तो मैं अभी आप लोगों को 2 मिनट लगेंगे मुझे आपको परमानेंट ब्लॉक कराने में, फिर आप दूसरा सब्सक्रिप्शन लेना है कहीं और से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, RMGX को मैं भी RMGX लिखता हूं, दुनिया भी RMGX लिखती है, लेकिन यहाँ फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। इससे भी बैक करनी है क्या भाई? इससे भी बैक करनी है? हाँ, मैकेनिज्म भी बताऊंगा भाई, मैकेनिज्म भी बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा यार।
अब देखो, अब देखो बेटा यहां पर, अब यहां पर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कीटोन है, ये हमारे पास RCOH, ये एल्डिहाइड है। आप इसकी रिएक्शन करवाओगे किसके साथ भाई, पहले समझा रहा हूं मैं, NaHSO3। आप लोग मुझे बताइए जो सोडियम बाइसल्फाइड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन कौन कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो आपको कह रहा है कि भाई आपका दिल कह रहा है कि ये हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर होंगे Na+ और HSO3-, ठीक है। अब हमारे पास क्या है भाई, HSO3-, ये हमारे पास है। आपको पता लग गया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये ये न्यूक्लियोफाइल है, ये Na+ है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहले स्टेप में कहीं ना कहीं क्या होगा, पहले स्टेप में HSO3- अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, तो RCO नेगेटिव, और उसके बाद क्या होगा बेटा, RCO नेगेटिव, यहां पर H लगा था, और ये SO3H, ये होगा भाई। आप मुझे एक बात बताइए, अब यहां पर क्या होती है ना, एक तरह की इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, या तो इसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन और प्रोटॉन ट्रांसफर, या इसको हम कहते हैं H+, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर। क्योंकि हमें पता है कि जो सल्फोनिक एसिड होते हैं उनका नेचर होता है H+ देने का, और जब ये H+ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट एसिड का पार्ट है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अरे लो 2 मिनट दो बेटा, फोकस नहीं, मैंने तो अरे भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता कोई क्या बोल रहा है, तुम अब आपस में बात मत करना, ठीक है, क्लियर है, सब बढ़िया है, ऑल इज गुड, ठीक है। 10 आ जाओ 20 आ जाओ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, वो स्पैमर है बेटा, वो स्टूडेंट नहीं है, वो स्पैमर है। इधर देखो यहां पे, ये हमारे पास क्या है, सल्फोनिक एसिड, यहां तक हमें बनाना आता था, हम हर बार ऐसी रिएक्शन कर रहे थे। बस ये होगा कि जब आप यहां पर देखोगे तो इसका एक एसिडिक नेचर होगा, जब ये H+ देगा तो यहां पर H+ इसके पास चला जाएगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब यह कि H+ निकलेगा भी और H+ लगेगा भी, या इसको इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, RCOH, और यहां पर H, और यहां पर SO3 नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए ये हमारे पास आयन है। अब Na+ जो बचा था वो इस पर लग जाएगा, अब हमारे पास क्या होगा बेटा, Na+ इस पर लग जाएगा, तो RCH SO3Na, ठीक है। ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि सॉल्ट है। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं, या क्रिस्टलाइन होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग बाइसल्फाइड, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इसका नाम ऐसे ही लिख देंगे, कॉमन सॉल्ट है ये, है ना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, और इसका नेम, ये नेचर होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, क्रिस्टल जैसा सॉलिड है ये, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमें पूरी समझ में आ गई, धीरे 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 करके। और आपको मैंने पहले ही बोला था इस क्लास के बारे में, इस चैप्टर के बारे में, कि आप धीरे धीरे करके अपना पेन भी चलाओगे ना, धीरे धीरे करके पेन चलाओगे, फिर मैं आप लोगों को जब सारी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी तो एक जाल बना के देता हूं, मतलब बहुत सारी रिएक्शन को एक जगह पर ऐसे वो मैप वगैरह बना के देता हूं। और लास्ट वाली क्लास में मजा आया था, आगे भी ऐसे ही आएगा, पर पहले आप लोगों को धीरे धीरे हर रिएक्शन का फील लेना है,
फटाफट बताइए भाई, क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? यस और नो? अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं? यस और नो? बहुत बढ़िया भाई, चमकने लगा तुम्हें, इसका मतलब चमक रहा है, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ जाए भाई। ओके डन। अब जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन कर, मतलब ये रिएक्शन का टाइप बताया, ऐसे सोचना है। पहली रिएक्शन आ गई है H C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर मैंने लिखा है बेटा NaHSO3। प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करिए, आप लोग अपना पेन चलाइए। अच्छा, आप कह रहे हो कि सोडियम पे Na+ क्यों नहीं गया, बताता हूं आपको। एक्चुअल में हुआ क्या, आपको एक बात बताना भाई, सब लोग अभी नोट मत करना, सब लोग क्वेश्चन करने मत बैठना, ये कहानी सुन लो, रीजन क्या है प्रोटॉन ट्रांसफर की। आप मुझे एक बात बताइए एसिड बेस रिएक्शन किस प्रकार होती है? एसिड बेस रिएक्शन होती है हमेशा स्ट्रोंग एसिड से वीक एसिड की तरफ, स्ट्रोंग एसिड से वीक एसिड की तरफ, ठीक है। और भाई बेस वाले बेस में भी कैसे कंपैरिजन करते हैं? स्ट्रोंग बेस से वीक बेस की तरह। अगर कोई स्ट्रोंग बेस वीक बेस बन रहा है, या फिर कोई स्ट्रोंग एसिड वीक एसिड बन रहा है, तो वो रिएक्शन पॉसिबल होती थी, उसको हम कहते थे कि ये रिएक्शन हो सकती है। अदरवाइज अगर आपने कहा कि मेरे पास एक वीक एसिड है और रिएक्शन करने के बाद वो स्ट्रोंग एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो वो रिएक्शन इम्पॉसिबल होती थी। मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, आप ध्यान से देखना, इन दोनों को ध्यान से देखना, इन दोनों को। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और SO3 पर नेगेटिव चार्ज, मतलब SO3 ऐसे नहीं, OS डबल बॉन्ड O, ठीक है, O- ऐसे मानना आप इसको, ठीक है। ये ऐसे मैंने ओपन कर दिया, इसका ऑक्सीजन पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर लगा हुआ है, कोई रेजोनेंस वगैरह है नहीं, लेकिन इसके नेगेटिव चार्ज या इसके लोन पेयर जो है कहीं ना कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं। कहने का मतलब है, अगर आप बेस से बेस को कंपेयर करोगे, यहां पर देखो, यहां पर बेस से बेस को कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हमारे पास वीक बेस है, ये हमारे पास लेस स्टेबल बेस है, ये हमारे पास मोर स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉरी मोर स्टेबल बेस है। क्यों? क्योंकि भाई इसके लोन पेयर को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है। हमेशा हम ऐसे ही करते थे, लेस स्टेबल बेस से मोर स्टेबल बेस की तरफ। तो ये रिएक्शन के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुई, तब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर कह लो या इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन खुद से ही हो गई, जिससे एक स्टेबल प्रोडक्ट बन सके। ये इसके पीछे का रीजन था। आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे का रीजन ये था बेटा, ठीक है। अब मुझे बताइए भाई, इसका क्या प्रोडक्ट बना होगा? ठीक है, आप लोगों ने ये रिएक्शन करनी है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन आपने कर ली, ठीक है, ये रिएक्शन आपने कर ली, तो आपको मैच करना है और फिर मुझे बताना है कि सर हमारा क्लियर है, हमें समझ में आ गया या नहीं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है भैया, ट्रांसपोर्टेशन में क्या H+ को हम भाई ट्रक में लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे? यार थोड़ी बहुत अंग्रेजी किसी ने सिखा दी होगी स्कूल में, मतलब कहीं कुछ भी लगा दो यार, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसफर, बस ट्रांसफर कर दो, परिवर्तन। मेरे भाई रे, देखो बेटा, सबसे पहले स्टेप में आपका बाइसल्फाइड आयन आया होगा, SO3- आयन, वो यहां पर अटैक करेगा HSO-H, और यहां पर भाई OSO2- ऐसे कर दो आप, सॉरी OSO2H कह लो, या भाई आप SO3H ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास H+ का हटना और H+ का लगना दोनों ही काम होंगे, इसको आप या फिर प्रोटॉन ट्रांसफर भी कह सकते हो। अब इसको कह देगा प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मर, है ना, प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मर, या फिर इसको हम इंट्रामोलिकुलर
इंट्रा मोलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। अब H यहां चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो भाई H S O H H, तो ये OSO2 माइनस ऐसे कर लो, या SO3 माइनस, जैसा तुम्हारा मन करे, इसमें कोई वो बात नहीं है। OSO2 माइनस, अगले स्टेप में जब Na प्लस आएगा वो यहां पर लग जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, HSOH H SO3 Na। बस ये है भाई। अब मुझे बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तुम सोच रहे हो कि यहां पर मैंने सल्फर क्यों रखा? बेटा मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वो तो मैं अरे रोंग रोंग करते रहो तुम, रोंग तुम्हें लग रहा है मुझे पता नहीं है, मैं जानबूझ के कर रहा था, जानबूझ के। मैं चेक कर रहा था कि तुम ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं तो सारी बात ठीक है। मैं तो कार्बन, मैंने कब इसको सल्फर बोल दिया? मैंने कार्बन ही कहा। वो तो जानबूझ के मैं पहले ऐसे कर रहा था, फिर मैंने ऐसे कर दिया सल्फर, तो ये इसकी गलती है मार्कर की, मेरी थोड़ा ही है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है भाई आपका, ये प्रोडक्ट है बेटा। तो भाई पहली रिएक्शन आपकी क्लियर है, आपने खुद से करी। देखो मैंने इसमें बिल्कुल सहायता नहीं करी, मैं सच बताऊं आपको। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई। अच्छा, दूसरे में भी सल्फर है, ओहो। करेक्ट है। ये मुझे लगता है आज मैंने कुछ ऐसी बात कह दी इस मार्कर से, इसकी मैंने बेइज्जती कर दी ना तुम्हारे सामने। मैं बता रहा हूं, मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, इस पर गलती डाल दी, तो ये नाराज है। ये बार बार कह रहा है कि मैं कार्बन को एस बना दूंगा, तो इसीलिए ये आज चाह रहा है भाई कुछ गड़बड़ करवाना। हाँ हाँ, सी ही होगा, ठीक है, यहां पर भी सी, वहां पर भी सी। एक और गलत एक और गलत। मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग किस तादाद में आए हो। अब कमेंट बहुत स्लो चल रहे थे, मुझे लगा मैच वैच देख रहे होंगे, थोड़ा सा एक्टिव कर दें, मनोरंजन कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, सुनो मेरी बात, बदतमीज लड़को, इधर देख लो यहां पर। अब देखो भाई अगली रिएक्शन, मैंने क्या कहा दूसरी रिएक्शन में, ये अगर आपने नोट कर ली हो, मैंने इस बार एल्डिहाइड लिया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहां पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं भाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या सोडियम बाई सल्फाइड इसको बोलते हैं। प्रोडक्ट करिए, बनाइए भाई फटाफट, प्रोडक्ट बनाइए भाई फटाफट। CH3 CHO NaHSO3 के साथ रिएक्शन करता है। बेटा क्लास 8 बजे तक चलेगी, जो टाइम है क्लास का वो क्लास का टाइम रहेगा, परेशान ना करने की कोशिश करी जाए, नहीं तो इलाज कर दिया जाएगा। अब तो ठीक है, अब ठीक है, करो। कमेंट में बंद कर रहा हूं, यहां पर कमेंट में टाइम वेस्ट मत करो, पेन और नोटबुक चलाओ, आंसर निकालो, फिर बाद में मैकेनिज्म चेक करना, फिर बाद में मैकेनिज्म चेक करना भाई। मैकेनिज्म कह लो या प्रोडक्ट चेक करना, मेन काम तो प्रोडक्ट का है, मैकेनिज्म इनका इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा एल्डिहाइड, उसकी एल्डोल रिएक्शन का, और कैनिजार होगा, मैं आपको बता दूं, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस पढ़ाने का तरीका है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। मान लो आप स्कूल में भी पढ़े होंगे रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल में नहीं पढ़े होंगे आप, मैं बता रहा हूं आपने इसको भी ऐसे नहीं देखा होगा फील करते हुए, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैं भी भाई उन्हीं स्कूल से पढ़ा हूं। मतलब तुम तो फिर भी बहुत, ठीक है, आज के दौर में पढ़ने वाले अच्छे स्कूल हैं। ये लिखा होता, ये लिखा होता प्रोडक्ट बनाओ, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं CH3 CH, ठीक है, और भाई यहां पर लिख देंगे SO3 Na, और यहां पर लिखा होगा हमारे पास OH, ये लिखा होगा बस।
या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, जैसे तुम्हारा मन करे। ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास, ये ठीक है, SO3NaOH। अबे भाई ऊपर नहीं दिखाया, नीचे दिखा दिया यार, तुम भी भाई लीचड़ इंसान हो बिल्कुल। लो यहां ऊपर दिखा दो नीचे दिखा दो, बात तो एक ही है। लो SO3H Na, तो ये प्रोडक्ट बन गया। वो सिर्फ इतनी बात करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप लोग इस रिएक्शन को ऐसे ही रट लो, मतलब अब तो तुम्हें पता है क्या है, अब तो तुम यार सही बताऊं, तुमने लास्ट ईयर अर्जुना पढ़ा, ठीक है, इस साल तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली। अब तुम्हारा दिमाग उन बच्चों के जैसा नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल स्कूल में दिखते होंगे कि यार कि ऐसे कर लो, याद कर लो, हाथ रख लो, रट लो और बस। मुझे पता है कि जब तुम क्लास में कोई भी रिएक्शन को समझाने के लिए या आपको टीचर उठा के पूछता भी होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया कार्बोक्सिलिक एसिड उनके आंसर आप दे देते होंगे, पर आपका दिमाग इस स्तर का बन गया है कि बिना लॉजिक के तो आप रिएक्शन समझने को तैयार ही नहीं होते होंगे। और यदि आपको अध्यापक उठा के कह दे कि भाई इस रिएक्शन को समझाओ या बताओ, तो हो सकता है कि आधे से ज्यादा बच्चे मेरी नकल उतारते हो, मुझे पसंद है वो चीज, लेकिन मेरी नकल उतारते हो और एज इट इज फॉलो करते हो, मैडम ये यहाँ पे अटैक करेगा, नू होगा नू होगा नू होगा, रियलिटी है ये। तो भाई ये एक रिएक्शन को इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, और एक रिएक्शन को पूरा दिमाग खोल के पढ़ो, क्योंकि हमें भगवान ने दिमाग दिया है, जिनके पास नहीं है वो चाटती है दिमाग, नो डाउट, लेकिन हमारे पास ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, इसका मतलब इस्तेमाल करना है। और जब इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी है तो हम क्यों छोड़ें, हम क्यों उसका यूज ना करें, कोई कम थोड़ा ही हो जाएगा। लेकिन पता नहीं कहां पर बचा के रखोगे, सारा बचा लेना, सब कुछ उन्हीं को दे देना सारा दिमाग, यहां पर जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी बात नहीं सुननी बस। थाना थाया, अच्छा था लिया थाना मेरे बाबू ने, आते अच्छा था लिया, चलो ठीक है, मैं नीट की प्रैक्टिस करने जा रही हूं। 5 मिनट वो भी खराब करेगी तुम्हारे, ठीक है, और थाना थाया जैसे उससे पहले खाना खाते ही नहीं थे, गधे कहीं के एक नंबर के। देखो भाई जो भी है मैं नहीं मानता, मैं तो ये इस चीज में विश्वास रखता हूं कि मुझे नहीं पता, मैं तो करके देखूंगा, ठीक है। हुआ क्या, चाहे मैकेनिज्म के बेसिस पे कह लो या दिमाग खोलने के बेसिस पे कह लो, मैं क्यों रटूं जब कोई चीज समझने की है। जहां पर मजबूरी है, जहां पर तो फिर एक अलग बात है, जहां टाइम वाइम बचता हो, लेकिन यहां तो टाइम भी कोई ऐसा नहीं खास लगता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन वैसे भी टाइम कम लगता है। तो HSO3 माइनस आएगा, अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, CH3CO माइनस, फिर हमारे पास H पहले से था, SO3H, फिर हमारे पास हमें पता है प्रोटॉन निकलेगा, प्रोटॉन जुड़ जाएगा, यानी प्रोटॉन ट्रांसफर, CH3CO H और यहां पर H और यहां पर SO3 नेगेटिव। बाद में हमें पता है Na प्लस आएगा, जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, प्रोडक्ट क्या बना भाई, CH3COHHSO3Na, खत्म, टाटा बाय बाय गया। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाइयों, यस और नो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, एकदम डन, मुझे बता देना, लेकिन क्या बिल्कुल एग्जैक्टली आपका करेक्ट हुआ है, क्या आपने बिल्कुल ऐसे ही किया बेटा, सही बात। देखो भाई अब आगे देखो, रिएक्शन विद वाटर कह लो, ठीक है, इसको रिएक्शन विद वाटर कह लो, या इसको दूसरे शब्दों से याद कर लो, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मुझे नहीं पता स्पेलिंग क्या होती है भाई, मैं भूल गया, आंख बंद करके मेरे हाथ ही लिख सकता है हाइड्रोलाइसिस को, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, यही होता होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये थोड़ा समझना है। और ये ना इतिहासात्मक रिएक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। यहां पर मैंने कमेंट बंद कर दिए ताकि मैं आपको समझा सकूं, मेरी बात सुन लेना, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मैं आपको पहले बता दूं, रिएक्शन रिवर्सिबल है। और इस रिएक्शन में मैं वो बात बताने वाला हूं जो शायद अभी मैंने लास्ट ईयर अर्जुना में बताई होंगी, और अब वो बात उठकर दोबारा उठेगी आज। मतलब बहुत सारे जो नए जुड़ने वाले बच्चे होंगे उनको कभी कभी ये लगता होगा कि हमारी 11वीं क्लास बर्बाद हो गई तो 12th में दिक्कत आ सकती है, या उन्होंने ज्यादा पढ़ा होगा। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो एक टॉपिक को कम से कम 4-5 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसका एक बार छूटा भी होगा और वो दिल से पढ़ाई करना चाहता है, ठीक है, समझना चाहता है, तो उसके पास मौका जरूर आएगा, और वो मौका आ गया है आज। रिएक्शन क्या होगी, जैसे मान लीजिएगा कि मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH ये है, हमारे पास ये हो गया। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवानी है वाटर के साथ, पानी के साथ, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं रीजन दूंगा क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। अभी कुछ ऐसा नहीं कि मैं रट के बैठा हूं, मैं तो आपके दिमाग से बात करूंगा भाई, आपके दिल से बात करूंगा, जो आपके दिमाग में चल रहा है। HC डबल बॉन्ड OH, और भाई यहां पर होगा H2O। आप मुझे बताइए, बस उतना जवाब देना, क्या आप इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफाइल को देख पा रहे हो? क्या आप इस रिएक्शन में अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफाइल को देख पा रहे हो? अगर देख पा रहे हो तो मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रोफाइल तो ये वाला कार्बन है, कार्बोनिल वाला। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और वो सर वाटर है। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहे हो भाई, बात तो ठीक कह रहे हो। अब हुआ क्या कि भाई ये अटैक करेगा इस पर, ये अटैक करेगा इस पर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ऐसे, फिर HCO-H, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब मुझे बताइए यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है कि नहीं? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है या नहीं? आप कहोगे सर बात तो सही कह रहे हो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो गया सर। मैंने कहा ठीक है भाई, तो यहां से प्रोटॉन निकलेगा, H+ निकलेगा। क्या उस H+ को बाहर निकलना दिया जाए, या वो H+ कहीं और भी लग सकता है? क्या वो रिएक्शन में कहीं और भी जा सकता है? आप कहोगे सर प्रोटॉन ट्रांसफर करो चुपचाप, एक जगह से H+ निकालो, दूसरी जगह पर H+ रख दो। तो यहां पर मैंने H+ को हटाया और H+ को जोड़ दिया, इसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर कहेंगे। और प्रोटॉन ट्रांसफर कहेंगे तो भाई HCO H और OH ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताइए एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल हुए कि स्टेबल? बताइए, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल हुए या अनस्टेबल? आप कहोगे सर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हाईली अनस्टेबल होते हैं, हम क्या करेंगे सर? फिर से प्रोटॉन निकाल दें, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो जैसे निकालते आए थे पहले, है ना? तो फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास? HC डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड फिर से बन गया कि नहीं बन गया? यानी अगर देखा जाए ये रिएक्शन रिवर्सिबल ही तो हुई। आपने फॉर्मल्डिहाइड में पानी डाला, फिर पानी ने जो भी प्रोडक्ट बना उसने पानी निकाला, फिर फॉर्मल्डिहाइड बन गया। चाहे तो आप इसको ऐसे समझ लो, या आप इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है मेरे भाइयों। बिल्कुल सही बात। 6 पैक दिखाऊं? हाँ देख, इतना बड़ा पेट ठीक है, इधर देख, अनस्टेबल है। तो भाई यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा आप वहां पर बना लेना HCOH, H और OH, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल है,
तो वापस से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हो, तो इधर आ जाएगा, रिवर्सिबल है। आसान है। यस। अब देखो भाई, अगला अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा CH3CHO, अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए भाई फटाफट, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं बुमराह ने गिरा, किसी और ने गिरा बताइए भाई, किसने विकेट गिर दिया। मेरी शक्तियां भी थोड़ी खत्म हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 17 रन पे कोई विकेट गिरा होगा, 17 रन पे मुझे लग रहा है कोई विकेट गिरा होगा, पर यह नहीं पता लग रहा कि किसने गिरा होगा। वो बुमराह नहीं गिरा। ओ भाई सच में, एक्चुअली मैं मुंबई इंडियन का फैन हूं ना। मुझे लग ही रहा था बुमराह ने गिरा होगा, गिर दिया। आज वो कहते हैं उसको प्रो परफॉर्मेंस निकल के आने वाला है, प्रो परफॉर्मेंस। देखो भाई देखो, यहां पर सुनो मेरी बात, यहां पर आपने प्रोडक्ट बनाया है ऐसे CH3COH, ठीक है, H और OH, होता ये भी अनस्टेबल है, वापस से आपका पानी निकल जाएगा, ये बन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज का तो जवाब आपको पता है। पता है क्या जवाब पता है आपको? एक चीज का जवाब मुझे पता है। जैसे मान लो ये तुम हो, ठीक है, बॉडी बना दी तुमने, ठीक है, ये तुम हो। अब मैं तुम्हारे दिमाग की बात कहूंगा। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग में सोचा, वैसे सोचा नहीं है, अभी मैं ही सोच रहा हूं, मतलब तुम्हारे नाम का मैं ही सोच के तुम्हें बता रहा हूं कि हाँ तुम सोच लेना ऐसे कि सर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं लगते, पर क्या कोई ऐसा कंपाउंड होगा, ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें एक कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हों और वो स्टेबल भी हो, स्टेबल भी हो। आपने इतिहास में यानी कुछ पहली रिएक्शनों में, कुछ पहले, अबे बकवास करना चालू कर दो, लो कमेंट बंद। आपने पहली कुछ रिएक्शनों में या पहले कुछ क्लासेस में हमेशा एक बात बताई है सर बचपन से, कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप नहीं होते, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और जब आप हमेशा बोलते थे 99%, 99%, 99%, अब हम आपकी बात तो मान लेते थे, लेकिन 1% आप वो छुपाते क्या थे? मैंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लग सकते हो, वो स्टेबल हो सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक है, और वो कहां कहां पर होंगे वो सारी कहानी मैं अब आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आउट ऑफ द 4 कंपाउंड विच इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, बस इतना, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक बार आया भी है PYQ में, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को ये सेंटेंस भी लिखने हैं, ध्यान रखना है। ये जो लिख रहा हूं ना मैं, ये मैंने ऐसे आपको बोलने के लिए नहीं लिखे। मैं जब पढ़ाई करता था, मेरे दिमाग में जो चलता था उस चीज को भी मैं लिखता था। मेरे टीचर मुझे जैसे एक्सप्लेन करते थे, अगर वो गधा कहते थे तो मैं गधा ही लिखता था, कि सुन गधे तेरे को ये समझ नहीं आया, तो मैं भी ऐसे लिखता हूं।
तो ये पता होना चाहिए, तुम्हें फील आना चाहिए चीजों का। बेयर टेस्ट में नहीं बेटा, बेयर टेस्ट में विसिनल डाइओल बनता है, दो अलग अलग कार्बन पे OH ग्रुप लगे होते हैं। मैं कह रहा हूं एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप लगने हैं, मैं जेमिनल डाइअल्कोहल की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये नोट करने के बाद मुझे बताइए नोटेड, ताकि मैं आगे बढ़ा सकूं और उसके पीछे रीजन बता सकूं कि यहां पर यह कारण हुआ। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल हो सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक ये है। बेटा सच बताऊं तो मैं सब लिखता था, जो मर्जी। मेरे एक सर थे, वो भी ऐसे थे। मतलब एक्चुअल में क्या था कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वहां पे सब लोग इंग्लिश में बात करते थे, चपड़ासी से लेकर बिल्कुल सब लोग अंग्रेजी में, पढ़ाते भी अंग्रेजी में थे। मेरी अटेंडेंस तो रहती थी 97%। कॉलेज के टाइम में जिंदगी मेरी झंड थी, हर टाइम बैठा हूं बोर्ड के सामने, टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे एकदम चश्मा वश्मा पहन के रोले में, और मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या हो गया, आंख इतनी बड़ी बड़ी होती थी ऐसी खुली हुई। टीचर को लगता था कितने फोकस से पढ़ रहा है, और मुझे लगता था मेरे कितना सब कुछ ऊपर से जा रहा है। जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर मुझे एक सर मिले, वो सिविल इंजीनियर थे, और तुम मानोगे नहीं, जो सिविल इंजीनियर होने के बावजूद वो भी हिंदी मीडियम से थे। ठीक है, और वो नेट गेट, ठीक है, जैम, इनकी कोचिंग कराते थे, पढ़ाते थे। तब मुझे समझ में आया कि केमिस्ट्री को लैंग्वेज की नहीं, केमिस्ट्री को नॉलेज या कह लो ज्ञान की या भाई दिमाग की आवश्यकता है, फीलिंग की आवश्यकता है। फिर मैंने केमिस्ट्री की फीलिंग अपने अंदर मतलब वो करी। फिर मैंने जो सर बोलते थे, जैसे सर बोलते थे, वो कुछ भी बोल दें, वो मैंने लिख दिया। मैंने स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु आप जो बोलोगे ना वो मैं वो लिख दूंगा। मैंने हो सका कि मेरे को टाइम जरूर लगा कॉन्सेप्ट को सीखने में, समझने में, लेकिन भाई साहब अब फोन आता है, उनको कहता है कि मुझे बहुत प्राउड है हर्ष तेरे ऊपर, तू हमेशा हट के चलता था। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने टीचर ऐसे बोलते हैं, और उनको लगता है कि तू मेरा ही रूप है या मैं उनके अंदर से ही दिमाग लिया है। वो सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब देखो भाई आगे कहानी। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई कहां कहां पर एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है CCl3 और भाई C डबल बॉन्ड OH, ये भी एल्डिहाइड है। मान लो आपको तो रिएक्शन क्या करनी है, आपको रिएक्शन करानी है कैसे भाई, इसके साथ, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आप ध्यान रखना कार्बन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े होंगे ऐसे करके। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन C। जब आप लोग इस कार्बन पे दो OH ग्रुप लगाओगे तो एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, एक OH, ऐसे OH को ऐसे लिख लेना, दूसरे OH को ऐसे लिख देना। अब मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है। देखो ये CCl3 को मैंने ऐसे लिख दिया CCl, आपको CHO के साथ रिएक्शन करवानी तो रिएक्शन तो इसी के साथ होगी, एक कार्बन पे दो OH ग्रुप ऐसे ही लगेंगे। बट आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहां पर लोन पेयर तो भर भर के हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण, सुन लो मेरी बात, कमेंट बाद में करना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण या किसी भी प्रकार का बॉन्ड बनने से ना हमेशा स्टेबिलिटी आती है। बॉन्ड बनने का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना। अगर आप किसी के साथ बॉन्ड बनाते हो, चाहे वो दोस्ती का जो जैसा भी है बॉन्ड बनाते हो, तो एक रिलेशन क्रिएट करते हो, आप उसको जानने लगते हो, समझने लगते हो, आपके जीवन में स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि यहां पर जब बॉन्ड बन रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो इस कंपाउंड की एनर्जी क्या हो गई, कम, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल होना चालू हो जाता है या वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो भाई अगर हम, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरल, इस कंपाउंड का कॉमन नाम है क्लोरल। ठीक है, इट इज ए वेरी फेमस कंपाउंड CH क्लोरल, हाँ क्लोरल। और इसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा कंपाउंड है या वो कौन सा एल्डिहाइड है जिसमें एक कार्बन पे दो OH ग्रुप लग सकते हैं। तो अगर
कोई भी ऐसा एडक्ट प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है तो आप कह सकते हो कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोबारा। एक तो ये कहानी हो गई। अगर मैं दूसरी रिएक्शन ये करवाऊं CF3CHO, ये आपको बताना है, मैं नहीं बोल रहा, ये आपको बताना है कि क्या यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं, क्या यहां पर भी स्टेबिलिटी मिल सकती है कि नहीं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ साथ एक काम और हुआ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के साथ साथ यहां पर रिंग फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और जिस कंपाउंड में रिंग फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं कि भाई वो भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, नोट पॉइंट, ये शायद आपके काम आएगा, आप, ठीक है। रिंग फॉर्मेशन को चिलेशन भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और जहां पर 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। स्टेबल, ध्यान रखनी है बात। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रिंग का बनना, दोनों इफेक्ट इसको स्टेबल बनाते हैं। ऐसे यहां पर देखो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना भाई कि एक कार्बन हो गया, उस कार्बन पर 3 फ्लोरीन है, लोन पेयर तो इसके पास भी होंगे, COH OH ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है भाइयों, और चिलेशन हो सकता है, यानी इसको भी हम स्टेबल की कैटेगरी में ही कहेंगे, इसको भी हम स्टेबल की कैटेगरी में कहेंगे। तो आप लोगों को अगर कभी भी ये देखने को मिले कि भाई वो कौन से मॉलिक्यूल है जहां पर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं, तो उनमें से एक होगा क्लोरल और एक उसी का भाई, ठीक है। इनको नोट करिए, ज्यादा नहीं है ये, बस 4-5 मॉलिक्यूल ही हैं, जिनमें से 2 तो मैंने अभी आपको बता दिए, 2 और बताने वाला हूं, 2 और बताने वाला हूं, और उनके पीछे रीजन अलग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन ये सिर्फ इन दोनों में लगता है। 4 मॉलिक्यूल होंगे, अगर आपने 4 मॉलिक्यूल पढ़ लिए अपने जीवन में, फ्लोरल क्लोरल जो भी है, ठीक है, आपने अगर 4 मॉलिक्यूल पढ़ लिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप चाहे BSc कर लेना, आपको यहीं पर मिलेंगे कि यही 4 मॉलिक्यूल हैं जहां पर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लगे होते हैं। इसको नोट करिए भाई फटाफट। रीजन है इंट्रामोल्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन का मतलब रिंग का बनना। यस, वही 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चिलेशन, बिल्कुल सही बेटा, वैसा ही वैसा ही। चिलेशन का मतलब होता है रिंग का बनना। डन। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, यहां पर देखो, आ, अगर मेरे पास ये है, ये मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोप्रोपेनोन, ये भी एक रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेनोन। और अगर मैं यहां पर वाटर ऐड करता हूं तो मैं पूछूंगा आप लोगों से कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। जिस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी समझ जाना कि वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल रहा होगा, क्योंकि रिएक्शन तो उसी डायरेक्शन में जाती है जहां पर कोई स्टेबिलिटी मिले। भाई देखो अभी 5 मिनट के लिए, अच्छा लो ठीक है, फटाफट नोट कर लो फटाफट जो बैक स्लाइड में कह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 और 7 का योग बन रहा है। 9 और 7 का योग का मतलब हो गया 7.5 बोल हुई होंगी शायद।
और 47 7 का योग है, तो 47 बॉल हो गई होंगी, 47 बॉल, सही बात कह रहे हो आप, 47 बॉल हो गई होंगी। और रन बने हैं 2 और 9 11, हाँ 7, 9 में से 2 घटा दो, 7 7 29 रन बने होंगे शायद एक विकेट पर। 7 और 9 का योग ज्यादा लग रहा है मुझे। अब देखो भाई आगे, बात यह नहीं कि आपने प्रोडक्ट बनाया कि नहीं बनाया, बात यह है कि जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल कैसे हुआ। देखो बेटा, हमने कहा कि एक कार्बन पे अगर मैं वाटर को ऐड करूंगा तो मैंने यहां पर OH OH दोनों ग्रुप बना दिए, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है। अब हमें इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। उस बेसिस पर हम कह देंगे कि भाई एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते कि नहीं लग सकते। नहीं बेटा, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, हम कोई मैच वैच नहीं देख रहे, हम तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सामने तुम हो, इधर देखो यहां पर प्लीज। ये कार्बन की जो रिंग है ना, आप मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा बेटा, ये एंगल कितना होगा, फटाफट बोलो, ये एंगल कितना होगा। साइक्लोप्रोपेन का इंटरनल एंगल होता है 60 डिग्री, आपको पता होगा, आपके गणित पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ा होगा। फिर आप लोग ये भी जानते होंगे ये कार्बन एक तरीके से sp2 हाइब्रिड है, और sp2 हाइब्रिड में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। सपोज करो ये मेरा कोई हाथ है ऐसे करके, और ये भी मेरा हाथ है, ये अभी 120 डिग्री पर ऐसे है ना, है कि नहीं। अभी देखो तुम्हें समझाता हूं, सर एक मिनट, देखो सर आएंगे, अब थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे हम। सर मेरे हाथ पकड़ना पीछे और स्ट्रेचिंग करवा दो, थोड़ा खींच दो ऐसे। हाँ देखो भाई, ऊपर आके आपके थोड़ी बराबर होनी चाहिए ना। अरे यहाँ पे आ जाओ आप, देखो भाई ये ऐसे हाथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कर दो, और कर दो, और कर दो, क्रॉस कर दो। मतलब मेरे तो हो रहे हैं क्योंकि मैं तो थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूं। लेकिन अगर देखो, अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके हाथ ऐसे 120 डिग्री से ज्यादा होते थे नहीं है, अगर आप और ज्यादा खींचोगे, और ज्यादा खींचोगे तो उसको क्या होगा, दर्द, है ना। उसको क्या हो जाएगा, दर्द होगा, वो चिल्लाएगा, है कि नहीं। तो वही काम यहां पर हुआ, 120 डिग्री एंगल था, चाहिए था, आपने जबरदस्ती ऐसे पकड़ के ऐसे कर दिया। अब कार्बन कह रहा है भाई मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत अनस्टेबल हो रहा हूं, भाई भाई प्लीज 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 मेरे को दर्द हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो भाई होना कितना चाहिए था, 120 डिग्री, है कितना, 60 डिग्री। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस को हम कहेंगे एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन का मतलब डिफरेंस कितना आया, 60 डिग्री का डिफरेंस आया कि नहीं आया। अब यहां पर देखो, ये कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेगा तो दिस इज sp3 हाइब्रिड, होना चाहिए था 109 डिग्री 0.28 मिनट, है कितना, 60 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल स्ट्रेन कह लो या एंगल डिफरेंस कह लो आप, ठीक है, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 49.28 डिग्री, डिग्री पॉइंट मिनट। तो भाई कहीं ना कहीं आप यहां पर इसके जो हाथ थे थोड़े खुले तो सही, पहले बहुत ज्यादा बंद कर रखे थे, 60 तक बंद करे थे, चाहिए थे 160, यहां पर थोड़ा अंतर कम है, ये फिर भी अच्छा फील कर रहा होगा। इन दोनों कंपाउंड में अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये वाली रिएक्शन ज्यादातर ये स्टेबल कंपाउंड लग रहा है हमें, यानी कह सकते हैं कि रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कहने का मतलब हुआ कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई तो मतलब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। क्लियर हो गई बात, होनी तो चाहिए थी, ठीक है। तो भाई जब हमारे पास 3 मेंबर की रिंग होगी और उसका कोई कार्बन होगा तो उस पर भी 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। उसके पीछे रीजन मैंने बता दिया है कि जब कीटोन ने पानी को मिलाया होगा या पानी को जोड़ने की कोशिश करी होगी तो कीटोन अपने आप में ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। कीटोन अपने आप में ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि इसमें एंगल में डिफरेंस या एंगल स्ट्रेन ज्यादा था, एंगल स्ट्रेन ज्यादा था। अब देखो ये हो गया पहला नंबर। अब दूसरा एक और कंपाउंड है, वो कंपाउंड है साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूटेनॉन में इंटरनल एंगल होता है कितना, 90 डिग्री, होना कितना चाहिए था बेटा, 120 डिग्री। और भाई अंतर कितने का आया, अंतर आया है कितने का, 30 डिग्री का। अब देखो जब आप यहां पर साइक्लोब्यूटेन बनाओगे, 2 OH ग्रुप लगाओगे
तो आप कहोगे भाई है तो अभी भी 90 डिग्री का, लेकिन इसके sp3 होने की वजह से अब आपको जो डिफरेंस चेक करना है वो 120 में से नहीं, इस बार चेक करना है 109 डिग्री 0.28 मिनट में से। और हम दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहां पर एंगल स्ट्रेन यानी एंगल में डिफरेंस कम आया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है तो रिएक्शन कैसे जाएगी, ज्यादातर इक्विलिब्रियम किधर रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 मेंबर की रिंग और 4 मेंबर की रिंग अगर हुई तो उनके एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप कहां कहां पर लग सकते हैं, या तो एक क्लोरल फ्लोरल वाला केस था जिसमें चिलेशन इफेक्ट होता था और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी इंट्रामोलिकुलर, या दूसरा कहां होगा 3 मेंबर की रिंग और 4 मेंबर की रिंग पर लगने वाले एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग सकते हैं भाई। ठीक है, आज मैंने आपको 4-5 टाइप की रिएक्शन पढ़ाई, RMGX के साथ रिएक्शन पढ़ाई, HCN के साथ रिएक्शन पढ़ाई। किसके कर रहा हूं भाई, कौन है वीडियो कॉल, कैसे करते हैं मुझे पता भी नहीं है। कल करेंगे वीडियो कॉल, कल पोल चलाएंगे तब वीडियो कॉल करेंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये चमक गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।